करते हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। सबका शासक जो है अलग अलग है। जैसे कि मैं बता दूं, गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हैं, ये जान लीजिए, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अभी 11 शासक के बारे में। खिलजी वंश की बात करें तो उसमें 5 शासक हैं, ये ध्यान रखना है। तुगलक वंश की बात करें तो उसमें 9 शासक थे तुगलक वंश का, ठीक है। और फिर सैयद वंश की बात करें तो 4 शासक था, याद रखिएगा। और लोदी वंश का 3 ही शासक है, जो कि आप जानते हैं। लोदी वंश में बहलोल लोदी था, सिकंदर लोदी था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम था, आप जानते हैं क्यों था, क्योंकि इसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद बाबर का आ गया था, मतलब मुगल वंश का समय आ गया था। ये क्लियर हो गया। तो अब चलिए जानते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। तो गुलाम वंश का संस्थापक आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब चलिए जानते हैं कि क्या बात है, खासियत अब सुनते हैं इसमें। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश का जो है संस्थापक था, जो कि हम जानते हैं, जिसे मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। तो आपसे पूछता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ने किसकी स्थापना की दिल्ली में? तो गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल अगर पूछे तो 1206 से लेके 1210 तक था, सॉरी 1210 तक था। क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। आगे है कि इस वंश ने, कौन वंश ने, मतलब गुलाम वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली सल्तनत पे याद रखिएगा, गुलाम वंश जो है शासन कब से कब तक किया था? तो 1206 से लेके 1290 तक किया था, जिसमें से 1206 से 1210 तक जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता पे रहा। ये जान गए, ठीक है। अब जानते हैं इस वंश, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। इस वंश के शासक या संस्थापक जो है गुलाम थे, मतलब गुलाम या दास वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए, एक ही थे। और एक बात ध्यान रखिए, ये राजा नहीं थे, गुलाम थे। गुलाम बन के सत्ता पे शासन करते थे। राजा जो है आपका मोहम्मद गौरी जो था, बैठा हुआ था अपनी सत्ता पे। बाद में इसी में चेंज होते रहेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो जान लीजिए कि अभी गुलाम थे। इसलिए इस वंश को जो है मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश होता है कि किसी के अंडर, किसी के अकॉर्डिंग बैठाया गया, गुलाम कहिए, दास कहिए, उसी को कहा गया है। तो मामलुक वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को, ठीक है। ये क्लियर हो गए? इससे सवाल आएगा तो क्लियर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अगर पूछे वैधानिक सुल्तान कौन था, बता सकते हैं, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है इल्तुतमिश था। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो उससे पहले जान लीजिए, इल्तुतमिश का शासन काल अगर है तो 1210 से था, क्योंकि 1210 से लेके 1236 तक रहेगा। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। वैधानिक मतलब वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इल्तुतमिश को, ये भी जान लीजिए। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ? प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र को कहा जाता था उसके समय में गुलाम वंश में इलहत। क्या कहा जाता था? इलहत। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, आपसे पूछेगा बीपीएससी वाले के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं कि जो बगदाद के जो खलीफा होते थे उनसे प्रमाण पत्र मिलता था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश को मिला, और इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र मिला, उसे कहा जाता था इलहत, जो कि इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की जो है उपाधि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करते हैं। तो आपसे ये पूछता है कि भाई इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? सुल्तान ए आजम। कौन किया? खलीफा। कहाँ के खलीफा? बगदाद के खलीफा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमाण पत्र को, जो प्रमाण पत्र है उसका दूसरा नाम क्या है? इलहत। प्रमाण पत्र को क्या बोला जाता है? इलहत, गुलाम वंश के अनुसार, ठीक है। और चलिए जानते हैं, आगे बात करते हैं। उपाधि प्रदान करते हुए, ये तो हम पढ़ लिए, उसके द्वारा विजित प्रदेशों का जो है उसे शासक घोषित कर दिया गया। जो वह जीता था, जिस प्रदेश पर वो शासन कर रहा था, उस वहां का उसे शासक घोषित कर दिया गया। किसे? इल्तुतमिश को। समझ गए? इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुलाम वंश का। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की बात करते हैं, तो इल्तुतमिश का शासन काल अगर पूछे आपसे तो आप बताइएगा 1210 से लेके 1236। ओके, क्लियर हो गया।
दिक्कत नहीं ना। तो आपसे पूछेगा इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1210 से 1236 बता दीजिएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का जो है टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? बताइएगा, मध्यकालीन शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश ही तो था। अब चलिए इल्तुतमिश के बारे में जान गए, तो आप ये बताइए कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक पढ़े? तो 1210 से लेके 1236 तक पढ़े, है ना, ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं तो देखिए यहाँ पे सुनिए, इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी के जो है सिक्के चलाए गए। किसके द्वारा चलाए गए? शुद्ध अरबी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए, जो कि गुलाम वंश का शासक था। क्लियर हो गया। और जानते हैं, और क्या है कि उसने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल जो है प्रचलित किया। आपसे ये भी पूछेगा कि इल्तुतमिश के समय में शुद्ध अरबी का सिक्का जो है चलाया गया, और कौन से सिक्के चलाए गए थे? तो चांदी का टंका चलाया गया, चांदी का टंका, और तांबे का जो है जीतल जो है चलाया गया था उस समय। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय बहुत प्रचलित हुआ था, ये फेमस था। ठीक है, जिस पर याद रखिए, जो टंका देख रहे हैं, जीतल देख रहे हैं, जिस पर खलीफा का नाम अंकित होता था। तो आपसे पूछेगा कि इल्तुतमिश ने जो चांदी का टंका चलाया, तांबे का जीतल चलाया, उस पे किसका नाम अंकित था? तो खलीफा का नाम अंकित था। समझ गए? था। और क्या होता था कि जो सोने का सिक्का होते थे, सोने का जो सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने, सोने के सिक्के पर क्या किया? नागर लिपि छपवाया। ठीक है, सोने के सिक्के पे नागर लिपि में लिखवाया था, ये जान लीजिए। और बात करते हैं, हिंदुओं के जो प्रचलित प्रतीक था शिव की नंदी, उसका भी उस सिक्के पर जो है छापाई किया, प्रिंट किया जो कहिए। और चौगाना घुड़सवार अंकित होते थे, मतलब उस सिक्के पे चौगाना का घुड़सवार, शिव की नंदी का प्रतीक, ये सब दिया जाता था। ठीक है, छपता था सिक्के पे। अब चलिए और भी जानते हैं, तो चांदी का टंका जो है 175 ग्रेन का होता था। कितने का होता था? 175 ग्रेन का होता था। देखिए, चौथे प्रश्न की बात करें हम। चौथा प्रश्न है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? अब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई भाई? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हुआ था। बताइए, छुरा मारकर? एकदम नहीं, गलत बात, ये समझिए। अब बताइए और क्या? ताजुद्दीन ये दौज एलदौज है के साथ युद्ध में क्या इसकी मृत्यु हुई? ये भी नहीं, ये भी जान गए। क्या आप जानते हैं कालिंजर के किले में क्या ये बात है? बताइए, चोट लगने से हो गई? तो नहीं, ये भी गलत है। आपका है ऑप्शन नंबर डी, चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछता है कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। क्लियर हो गए? चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। हाँ, ये रिपीट करेंगे क्योंकि पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है कहाँ था? तो लाहौर था, ये जान लीजिए। कुतुबुद्दीन का समय काल अगर पूछे तो 1206 से 1210 याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं या कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन के राज्याभिषेक की बात करते हैं। तो राज्याभिषेक जो है 1206 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 1210 में हो गई। समझ गए? अभिषेक हुआ 1206 में, मृत्यु हो गया 1210 में। अब 1210 में चौगाना, ठीक है, चौगाना खेलते समय जो है घोड़े से गिरने के कारण हो गई। और चौगाना को अभी क्या कहा जाता है वर्तमान में? पोलो कहा जाता है। पोलो खेल का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वो घोड़े पे सवार होकर खेला जाता था, उससे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये हो गए। और जान लीजिए, उसे लाहौर में दफनाया गया। किसे लाहौर में दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, देख रहे होंगे आप। और चलिए जानते हैं, वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो ये भी सवाल बना कि नहीं, कुतुबुद्दीन कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, जो कि गुलाम वंश था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये आप जानते हैं, जिसे मोहम्मद गौरी ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किया था। मतलब मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो यही बैठाया था ना गद्दी पे, इसीलिए तो गुलाम वंश नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत को। सत्ता जो इसका था, दिल्ली सल्तनत से सब आ गए, ठीक है, यहाँ तक कि लोधी वंश अंतिम है दिल्ली सल्तनत का, लेकिन उसी में बांटा गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो गुलाम वंश में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ये आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो कौन नियुक्त किया था? मोहम्मद गौरी किया था। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन के बारे में और जानते हैं। कुतुबुद्दीन के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लाखों का दान देने के कारण
उसे लाख वक्ष भी कहा गया। क्या कहा गया? लाख वक्ष भी कहा गया। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है ये वीडियो? आपको इस तरीके से अगर अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू इसी तरह करूंगा, नहीं तो और भी तरीके हैं मेरे पास चेंज करने का, तो बताइएगा जरूर। तो चलिए आगे चलते हैं और प्लीज सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। आप मेरा स्लोगन हमेशा याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि नई अकेडमी सिर्फ आपके लिए जीता है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए 5वें प्रश्न की बात करता हूं। 5वें प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा जो है सत्य कथन है? कौन सा सत्य कथन है बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा सत्य कथन है बताएंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा और नीचे इसका जो है आंसर है, देख रहे हैं। तो इसका आंसर तो आप जान गए कि ए होगा, है ना? इसका आंसर जो है आप जान गए ए होगा, मतलब चारों जो है सही है, एक आपको हटा के। ठीक है, चलिए कौन कौन है तो देखिए, पहला आगे पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। तो देखिए, खोखरो को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, खोखरो एक जाति थे, मतलब उसे हराया था, याद रखिए, परास्त किया था। और गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, मोहम्मद गौरी याद रखिए वापस जा रहा था, तो उसने भारत में अपने विजिट हुए प्रदेश, जो जीता प्रदेश था, प्रदेश का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया, वहां पे बैठा दिया कि जो जीता हुआ है उस पर आप शासन करें। ठीक है, दूसरा भी क्यों सही है सुनिए। औपचारिक रूप से ऐबक जो है 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठ गया। क्या बैठ गया था? 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठ गया। ये भी सही है। तीसरा भी सही क्या है कि ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए थे। ये जो है ना, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये सिक्का कोई जारी नहीं किया था अपने नाम का। ठीक है, चौथा क्यों सही है, राजरोहन के समय ऐबक दास्ता 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 मतलब गुलाम से मुक्त नहीं था, मतलब गुलाम के अंडर काम कर रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामी के अधिकार में ही था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जान गए, तो ये सही है। और चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो हम पढ़े हैं इसी जगह यहाँ पे क्लियर है। क्या है कि खोखरो को परास्त कर जब गजनी वापस जा रहा था, तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का जो है प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया, मतलब प्रतिनिधि करने के लिए उसे नियुक्त किया गया, बैठाया गया गद्दी पे। ठीक है, इतना जानने की जरूरत है। और जानते हैं औपचारिक रूप से ऐबक को 25 जून 1206 में गद्दी पर बैठा दिया गया, ये भी हम पढ़ लिए। अपने शासनकाल के दौरान ऐबक ने कोई सिक्के नहीं जारी किए। राजरोहन के समय ऐबक जो है दास्ता से मुक्त नहीं था, मतलब दास गुलाम वंश के ही अंडर काम कर रहा था ना। चलिए और बात करते हैं, इसलिए इसे सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की, मतलब सुल्तान की पदवी का ग्रहण नहीं किया था। सुल्तान ये काम कर रहा था सुल्तान की जगह पे, ये जान लीजिए, इसलिए तो गुलाम वंश लाया। और यहाँ पे क्या दे दिया था देखिए, 5वां, कि इसे सुल्तान की पदवी ग्रहण की। यही तो गलत हो गया ना, नहीं की थी ना, क्योंकि यहाँ पे दास मुक्त ही नहीं था। तो ये जान गया, क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं जूम इट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए कि रजिया बेगम को जो मतलब गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो किसका हाथ था? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का था। ठीक है, कि रजिया सुल्तान क्या थी? प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, तुर्कों की सहायता से कब गद्दी पे बैठी? 1236 ईस्वी में गद्दी पे बैठी। कहाँ बैठी? दिल्ली की गद्दी पे, आप जानते हैं। तुर्कों की वर्चस्व को समाप्त किया और उसकी जगह पे क्या लाई? रजिया सुल्तान गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त कर दी, इसके कारण भी खिलाफ हो गया था। जिससे क्या हुआ कि अमीर तुर्कों ने क्या किया, अमीर तुर्को जो थे वो अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। समझ गया, अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और उसे सत्ता से हटा दिया गया लास्ट में। ठीक है, और 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के पास जो है रजिया की हत्या कर दी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यही गलत है, क्योंकि इक्तादारी व्यवस्था जो है ये प्रारंभ नहीं किया था। हाँ, और चलिए जानते हैं क्या क्या किया था, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानते हैं। तो सुनिए, यद्यपि देखा जाए तो यद्यपि भारत में इक्ता प्रणाली को जो है मोहम्मद गौरी ने प्रारंभ किया था, मतलब इक्ता प्रणाली की अगर शुरुआत किया जाए तो मोहम्मद गौरी ही किया था। ठीक है, यानी क्या, परंतु इसको व्यवस्थित रूप से भारत में चलाने का कार्य जो है इल्तुतमिश ने किया था। मतलब इक्ता प्रणाली लाया कौन? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी लाया, इसको भारत में चलाने की व्यवस्था कौन शुरू की? इल्तुतमिश ने किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रथम इक़्तिदार था, याद रखिएगा। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था प्रथम इक़्तिदार था, ये भी जान लीजिए, जिसे झांसी की इक़्तिदारी जो है प्रदान की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इक़्तिदार का कार्यकाल अधिकतम जो है 3 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का होता था। बलबन 1266 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली का शासक बन गया। किसका शासक बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। 1288 मतलब 1288 ईस्वी तक जो है दिल्ली पर शासन किया। कौन किया? आपका बलबन किया। इसने, याद रखिएगा, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। किसका अपनाया? साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। कौन अपनाया? बलबन ने अपनाया। ये जान गया। यह ऐसे प्रथम शासक था, मतलब एक ऐसा प्रथम, मतलब माना जाता है कि बलबन जो है एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का जो है प्रचलन कराया। गैर इस्लामी प्रथाओं का भी प्रचलन कराया, जैसे नौरोज उत्सव आदि जो है करवाया था बलबन ने। नौरोज उत्सव जो है किसके समय में आया था? तो बलबन ने लाया था, ये भी बोल सकते हैं, या बलबन के समय आया था, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझ गए, इतना तो जान गए। देखिए इतना तो पढ़ लिए, लेकिन एकता प्रणाली का मतलब समझ में आया? एकता प्रणाली जो था एक तरह से टैक्स था, जो कि भूमिदान, उनके जो भूमिदान के लिए जो हिस्से में बांटा गया था। ठीक है, जिस तरह के कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था इक़्तिदारी का, प्रथम इक़्तिदार था, जो कि झांसी का इक़्तिदारी मिला था, तो उस तरह के भूमि का जो टैक्स आते थे, इसे मिलते थे। इस तरह का है, समझ गए? और डिटेल है बहुत सारे, जो कि हम पीपीटी जब बनाएंगे तब करेंगे। अभी समझ जाइए बस इतना कि इक़्तिदारी प्रणाली का मतलब भूमि का जो हिस्सा करके जो मिलता था सौंपने का, जो कि हम आगे जाके अंग्रेज के समय में पढ़ते हैं, अस्थायी बंदोबस्त, इस तरह के, तो भूमि से ही जुड़ा हुआ है। बस इतना जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। किसने? बलबन ने। सुल्तान का समयकाल मैंने बताना भूल गया था, 1236 से 1240 तक था, ये आप जान लीजिए। और बलबन की बात करें तो बलबन का अगर देखा जाए समयकाल तो 1266, ठीक है, 1266 से लेके 1287 तक था। कितना था? 87 तक था, ये जान जाइए। ठीक है, जिसमें 1288 का भी इसका आता है, क्योंकि बलबन के समय में ही जो है शुरू हुआ था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। 1288 देख लीजिए, यहाँ पे क्या था कि 1288 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यहाँ पे समयकाल इसका बताता है 1287 तक। तो याद रखिएगा 1287 या 1288 दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो 1288 तक ही जाइएगा बलबन का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ डेट, तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम इसका है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया। क्या अपनाया? रक्त और लौह की नीति अपनाया। तो आपसे पूछेगा कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया। ठीक है, और याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीरों व विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया। जो अमीर थे, अमीर लोग थे या विद्रोही जो थे इसके, उसको कठोरता से दमन किया। दमन मतलब दबा दिया, समझ गए? रक्त और लौह की नीति अपनाकर। और बात करते हैं, उसने क्या किया कि राजत्व की विचारधारा का जो है प्रतिपादन किया। तो इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा, समझिए, सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि है। खुद को बताया बलबन जो है। आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए कि राजत्व का विचारधारा को प्रतिपादन किया, इसमें बलबन जो है अपने आप को क्या बोला? बोला सुल्तान पृथ्वी पर खुदा है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। कौन? सुल्तान, मतलब बलबन अपने आप को बोला। ठीक है, ये जान गए। जिसे उसके शब्द में देखा जाए तो उसे बोला जाता है नियामते खुदाई, जिसे हिंदी पूरा करके बताया सुल्तान की। सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, समझ गए? तो नियायत एक खुदाई किसने बोला? तो गयासुद्दीन बलबन ने बोला। क्लियर हो गया? तथा सुल्तान का जो है निरंकुश होना भी आवश्यक है। ये भी कौन बोला? तो गयासुद्दीन बलबन बोला। गयासुद्दीन बोला कि सुल्तान जो है निरंकुश होना चाहिए, ये आवश्यक है। चलिए, ये याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ के मैं बोलता हूँ, गलत सेंस में ना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9वें क्वेश्चन से अगर बात करें, यहाँ पे हट गया है, खिलजी वंश आगे जाता है। क्या आ जाता है? खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश आ जाता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो खिलजी वंश की बात करें तो इसमें 5 शासक हैं, जिसमें 5 शासक जो है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी इसमें चर्चा है। और याद रखिए 5 शासक हैं, तो 5 शासक में याद रखेंगे। इसका समयकाल अगर पूछे खिलजी का, तो आप बताइए कब से कब तक था? गुलाम उसका पढ़ लिए कि 1290 तक समाप्त हो गया था। 1290 से जो शुरू होगा 1320 तक,
वो होगा हमारा खिलजी वंश का। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं खिलजी वंश का। मैं शुरू में बताया हूँ किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था, बताइएगा किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था आपका अलाउद्दीन खिलजी को। सोचिए द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। याद है? बोलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी थोड़ी देते हैं और जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए शाही मतलब द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। तो अलाउद्दीन ने खुद को क्या कहा? सिकंदर ए शाही कहा, मतलब द्वितीय सिकंदर कहा, अपने आप को घोषित किया। ठीक है, क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, समझ गए। उसका शासनकाल अगर बात करें, किसका? अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक की बात करें तो कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है, जो कि समय काल अगर पूछे कि खिलजी वंश का कि संस्थापक का फिरोज शाह खिलजी का, तो 1290 से लेके 1296 तक था। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी 1296 तक था। अब 1296 से 1316 तक आपका जो है किसका है? यहाँ पे देखिए किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। समझ गए? तो दिल्ली में 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक जो है किसका शासनकाल रहा? अलाउद्दीन खिलजी का रहा। क्लियर हो गए? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर शाही बोल दिया, ये तो आप जान गए। चलिए, इसका समय काल अगर पूछे, शासनकाल पूछे, तो दिल्ली में जो है 1296 से लेके 1316 तक ये सत्ता पर। और चलिए ये सब बातें आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार जो है दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। सोचिए दक्षिण मतलब साउथ तरफ भी चला गया था, साउथ इंडिया की तरफ कहिए, दक्षिण के क्षेत्र तक चला गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण में मदुरई तक ये जो है अपना फैला चुका था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अपना सत्ता। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था। कौन कौन बात? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मुख्य बात बताया है, बोला है राजत्व सिद्धांत के मामले में। कौन कौन बोला है? तो सुन लीजिए, निरंकुशवाद, याद रखिएगा, साम्राज्यवाद और धर्म एवं राजनीतिक पृथकीकरण की बात करता है। तो 10वां क्वेश्चन है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का समय काल अगर पूछे तो आप बताइएगा 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, आप जान गए। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम या बाजार नियंत्रण नीति अपने प्रमुख सैनिकों के रखरखाव के लिए प्रारंभ की थी। किसके लिए शुरू किया था ये बाजार अधिनियम? ये सैनिकों के रखरखाव के लिए शुरुआत किया था, जिसका उद्देश्य था कम खर्चे पर विशाल व केंद्रीकृत सेना रखना संभव हो सके। मतलब कम खर्चा हो भाई, अब विशाल सेना रख सके या केंद्रीकृत सेना रख सके, एकदम सेंट्रल। याद रखिएगा। आगे और बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की जो है स्थापना की। कितने प्रकार की स्थापना किया? 3 प्रकार की बाजारों की स्थापना किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम कौन है? अनाजों का बाजार। द्वितीय क्या है? कपड़ों एवं अन्य, याद रखिए, सामग्रियों का बाजार, जिसे जो है सराय ए अदल कहा जाता है। कपड़ों या अन्य सामग्री का बाजार को हम कहते थे सराय ए अदल। तृतीय जो था घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार होता था, ये भी जान लीजिए। तो 3 जो बाजार लाया था, जो बाजार अधिनियम है, नीति जो है वो 3 रूप से लाया, 3 रूप में बांटा था, जिसमें आगे तो अनाजों का बाजार अलग होगा, ठीक है, प्रथम में। द्वितीय में रखा गया था कपड़ों और अन्य सामग्रियों का बाजार रखा गया, जिसे सराय ए अदल कहा गया, दूसरे नंबर वाले को। और तृतीय जो लाया था उसमें घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार था सिर्फ उसमें। ठीक है, समझ गए? तो ये हुआ था। क्यों लाया? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 11वां प्रश्न है, और ये अलाउद्दीन मतलब खिलजी वंश का अंतिम है। 11वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो है शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। तो ये जान के देवगिरी का अगर शासक पूछे तो रामचंद्र देव थे। और जान लीजिए यहाँ पे कि अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, तेलंगाना और होयसल, याद रखिएगा, का अभियान चलाया था। किसकी मदद से? मलिक काफूर, मतलब इसके नेतृत्व में था। मलिक काफूर के सहायता से कहिए, मलिक काफूर की मदद से कहिए, अलाउद्दीन खिलजी इसी का गुलाम था। मलिक काफूर बोला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या किया? देवगिरी जो कि 1307 में, तेलंगाना पे 1309 में, होयसल जो कि 1311 ईस्वी का ये अभियान चलाया था, जिसमें 1311 में इस पे कब्जा कर लिया, देवगिरी पे 1307 में, और 1309 में
तेलंगाना में, ये याद रखिए, तेलंगाना को कब्जा कर लिया था। उसने देवगिरी के यादव राजा थे रामचंद्र देव को पराजित किया। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया था। ठीक है, और जान लीजिए, और सवाल है कि राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया था। मतलब अलाउद्दीन से कर दिया, और क्या, हारने के बाद क्या हुआ था? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख टंका, 1 स्वर्ण छत्र एवं रायसन, ठीक है, रायसन की उपाधि प्रदान की। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन था ये सब। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन गुलाम वंश के मदद से किया? तो अपना इसका अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम वंश था मालिक कफूर, उसके साथ मतलब उसके नेतृत्व में, उसके सहयोग से, या अलाउद्दीन खिलजी के जो गुलाम था मलिक कफूर, उसके सहयोग से देवगिरी को, तेलंगाना को और होयसल को कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, याद रखिएगा। और देवगिरी को कब जीता? 1307 में। तेलंगाना को कब कब्जा किया? 1309 में। और होयसल को कब किया? 1311 में कब्जा कर लिया था। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश में जितने वीडियो बनेंगे सारे करेंगे। तुगलक वंश कर देंगे, सैयद वंश कर देंगे, लोदी वंश कर देंगे। तो याद रखिएगा, तुगलक वंश का अगर पूछे, संस्थापक अगर पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक बता दीजिएगा, ये आप जानते हैं। अगर समय काल पूछे कि तुगलक वंश का, तो आप बताइएगा 1320 से लेके आपका 1413 तक। कितना? मतलब 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा। इसका अंतिम शासक पूछे तो आप बता सकते हैं, किसको बताइएगा? तो महमूद शाह को बताइएगा। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश के टोटल कितने शासक थे? 9 शासक थे, ये हम जान गए। तुगलक वंश के 9 शासक थे। और याद रखिए, तुगलक वंश का शासन अगर बात किया जाए तो 320 से लेके एकदम अंतिम 1413 तक चला था, ये हम जानते हैं। ये हो गया। दूसरा चीज है कि इसका संस्थापक कौन है तुगलक वंश का, ये जान लीजिए। तो तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर हो गया? चलिए, तो आप जानते हैं क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप एक बार जान लीजिए, द्वाब में वृद्धि की बात करते हैं तो 1325 है, आप जानते हैं। तो द्वाब में वृद्धि की बात करें तो 1325 है। तो इसकी जो है द्वाब में वृद्धि जो हुई थी 1325 में हुई थी। फिर उसके बाद है राजधानी का परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात हो रही है, तो समय के हिसाब से तो ये 1326 में किया था, ठीक है, और ये 1325 में किया था, ठीक। उसके बाद हुआ था सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन, ये इसका किया था 1329 में, ठीक है। और ये है खुरासाना अभियान, ये भी चलाया था 1330 में। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है, 1, 3, 2, 4 है, ठीक है, देख रहे होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि द्वाब में वृद्धि दर अगर बोले तो 1325, ठीक लगाइएगा। राजधानी का परिवर्तन कब किया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो 1326 में। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन कब शुरू किया था, तो 1329 में। और खुरासाना अभियान की शुरुआत कब किया था, तो 1330 में, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सब किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था, बताइएगा कौन बनवाया था, कमेंट बॉक्स में करिए। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये भी तुगलक वंश का शासक था, याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसी का सत्ता आता है। चलिए, तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, आगे तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इसका समय काल कब से कब तक था। तो समय काल की बात करेंगे ना, तो अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 351 से, मतलब 351 बोल रहा हूं मैं, 1351 फिरोज शाह तुगलक का समय काल अगर बोले तो 1351 से लेके इसका समय काल रहा 1378 तक, ठीक है, तब तक 1378 तक, ये जरूर ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है जनहित मतलब जनता के जनहित के कार्यों व ब्राह्मणों या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। समझ गए? फिरोज शाह तुगलक का जो है हिंदू विरोधी, ब्राह्मण, ये सब के विरोधियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, ये जान लीजिए, और जनहित के लिए भी ये जाना जाता है। आगे बात करते हैं दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने खैरात, और एक है दीवाने बंदगाना, ठीक है, यार क्या, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगाना, और एक है दारुल सफा, और एक है दफ्तरे रोजगार, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं सब, ठीक है। अब सुनिए क्या है। तो देखिए, दारुल सफा जो है सरकारी अस्पताल है, ये हम देख रही है यहाँ पे। दफ्तरे रोजगार भी देख रहे हैं, ये सब जो है बनवाया गया था, ठीक है,
किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में ये चलाया गया था। मतलब जनहित के लिए, जनहित की भलाई के लिए, जनता के लिए। दीवान खैरात का मतलब क्या होता है आगे जान लीजिए। तो असहाय व गरीब की मदद करने के लिए ये चला था। ठीक है, ये अभियान चलवाया था। दीवाने बंदगान जो है ये दास विभाग के लिए चलाया गया था, याद रखिए दासों के लिए था। दारुल सफा जो कि ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, सरकारी अस्पताल, वो बनवाया था। और दफ्तर रोजगार, रोजगार देने की बात हो रही थी, ये भी जान लीजिए। इस सब की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। क्लियर हो गया। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो कौन था बताइए। तो जजिया कर कौन लगाया? जो ब्राह्मण के विरोधी होगा तो कौन विरोधी था? फिरोज शाह तुगलक ही तो विरोधी था, ये जान लीजिए। तो यही जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। चलिए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। मतलब ये प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक था जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये जान गए। आगे और बात करते हैं और सवाल क्या बनता है, तो सुनिए। इस कर के विरोध, ठीक है, इस कर मतलब टैक्स के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने, दिल्ली के जो ब्राह्मण थे, भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दिए थे? भूख हड़ताल कर दिए थे। तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया। समझ गए? मतलब कहने का मतलब है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो जजिया कर चलाया था उसके विरोध में ब्राह्मण जो थे, वो दिल्ली के जितने भी ब्राह्मण थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, अब भूख हड़ताल पे बैठ गए तो दिल्ली के हिंदू जो थे, दिल्ली के जो हिंदू थे, हिंदुओं ने क्या किया कि ब्राह्मणों के बदले स्वयं टैक्स देने का बात किए या चुकाने की निर्णय लिए। ये जान गए। आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक को जो है मध्यकालीन भारत का प्रथम, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन मतलब मिडिवल की बात हो रही है ना, तो फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। भारत का प्रथम है ये। आगे बात करें, इस सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है, ये जान लीजिए फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा अकबर तो बाद में आएगा, लेकिन उस समय के हिसाब से जो लिखने वाले इतिहासकार थे वो लिखे थे। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो इसका समय काल जो है 1325 से लेके, याद रखिएगा 1325 से लेके 1351 था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 51 ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में, कब? इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, याद रखिए, भारत आया। मतलब भारत आया था उस समय, आया अभी जोड़ दिए, आया था, याद रखिएगा। तो शासनकाल में आया था। तो आपसे पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन यात्री आया था? इब्न बतूता। कब आया था? 1333 में। ठीक है, और जानते हैं, वह जो है इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को देश का निवासी। और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका का हिस्सा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब उसकी पुस्तक, मतलब इब्न बतूता की पुस्तक की बात हो रही है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? रेहला एक पुस्तक लिखा था इब्न बतूता, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में वर्णन किया है। आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो दिल्ली का काजी नियुक्त किसे किया गया? इब्न बतूता को। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये हो गया खत्म। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न क्या है सुन लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है किसमें कुशल था? तो हम जानते हैं दर्शन शास्त्र में ये कुशल था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। समझ गए? चलिए तो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या था? तो शिक्षित भी था, विद्वान था, योग्य व्यक्ति भी माना जाता था, ये जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब इसने दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब इसने दिल्ली में 1325 ईस्वी से लेकर 1351 मतलब 51 तक जो है शासन किया। कहाँ? दिल्ली के सत्ते पे, दिल्ली के गद्दी पे, ये जान लीजिए। अब देखिए, वह अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था। कौन? अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था, तो मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था। और चलिए, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित,
तर्कशास्त्र आदि में जो है पारंगत था। पारंगत मतलब निपुण था, बहुत ही ज़्यादा इसको ज्ञान था इस सब क्षेत्र में। खगोल शास्त्र का ज्ञान था, दर्शन शास्त्र का ज्ञान था, गणित का था, तर्कशास्त्र का ज्ञान था। समझ गए? ये जान गए। अगर बात करूँ 17वां प्रश्न की बात करते हैं, तो होली त्योहार के जो है सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी याद किया, मोहम्मद बिन तुगलक था। समझ गए? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए जानते हैं, सुनिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, यह आप जानते हैं, जो कि हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल हुआ था। होली जो मनाते थे ना हिंदू लोग, उसमें शामिल होता था। नस्ल मतलब जाति पाति का बात हो रहा है, नस्ल और वर्ग विभेद मतलब भेदभाव, ठीक है, विभेद को जो है समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारों को नियुक्ति करने की नीति अपनाई। समझ गए? योग्यता के आधार पर अब नौकरी मिलेगी भाई, उसके आधार पर जो है पद की नियुक्ति होगी, योग्यता होनी चाहिए। तो ये अच्छा शुरुआत कर रहा था। आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो है इसी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अगर दिल्ली सल्तनत के अगर विस्तार की बात करेगा तो हम भाई मोहम्मद बिन तुगलक को टिक लगाएगा, है ना। परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण जो है राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया था। इसका थोड़ा क्रूर था, रूढ़ था, याद रखिएगा। इसके कारण यह विद्रोह आरंभ हो गया था इसके राज्य में। 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। इतिहासकार जो थे मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि ये विरोधों का मिश्रण कहा गया है, इसे विरोधों का मिश्रण था ये। समझ गए? क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियां जो है सैद्धांतिक होती थी। ठीक है, सिद्धांत पे अड़ा हुआ रहता था, ये होगा तो होगा। सिद्धांतिक होती थी, ना कि व्यवहारिक। याद रखिए, सैद्धांतिक होती थी, ना कि व्यवहारिक। व्यवहारिक होता ही नहीं था इसका, ठीक है, ये जान के। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीति को पर जो है अधिक जोर देता था। मतलब वो व्यवहारिक रूप से अगर चलता, वास्तविकता को समझता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भविष्य की चिंता करके ये काम करता था, इसलिए ये दिक्कत होता था। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न क्या सुनिएगा कि किसने सन 1329 से लेकर 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के रूप में प्रतीकात्मक जो है मुद्रा चलाई थी? बताइएगा। तो ये और कोई नहीं कर सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक ही कर सकता है। समझ गए? मोहम्मद बिन तुगलक ही किया था ये काम, तांबा चला दिया था। क्यों चलाया था, अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि 1329 से 1330 के मध्य में क्या किया कि चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर क्या किया, तांबे की मुद्रा का प्रचलन में लाया। ठीक है, प्रतीकात्मक जो मुद्रा का प्रचलन लाया तांबे का। परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनाकर जो है मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही तांबा का आया ना, तो समझिए कि वो घर पे बनाने लगे लोग। और बनाने से क्या हुआ, जिससे यह नीति जो है असफल हो गया था। तुगलक फंस गया, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इसकी प्रेरणा जो है तुगलक ने मंगोल शासक, ठीक है, कुबलाई खां से ली थी। किससे ली थी ये प्रेरणा? कहिए, मतलब देखा देखी कहिए, किससे ली थी? तो कुबलाई खां से लिया था। मंगोल का शासक था कुबलाई खां, उससे लिया था कि भाई तांबा का सिक्का वाला। तो समझिए ये असफल हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं, 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है कि दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित की थी, वह स्थित है कहां था? तो ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, याद रखिए, जो कि वर्तमान में औरंगाबाद कहते हैं, याद रखेंगे, हस्तांतरित कर दिया, जो कि औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है ना, ध्यान रखिए। यह कार्य जो है पूर्णतः कहा जाए तो असफल रहा, यह भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकतर जो है काम असफल रहा और पुनः अपनी राजधानी जो है दिल्ली ले आया। मतलब औरंगाबाद ले गया था, मतलब दौलताबाद ले गया, वहां से फिर वापस लाना पड़ गया था असफल होने के कारण, मतलब अच्छे से काम नहीं हुआ। दौलताबाद नगर की स्थापना, याद रखिए, यादव नरेश, ठीक है, भिल्लम ने की थी। किसने की थी? भिल्लम जी थे, यादव नरेश थे, वो किए थे, दौलताबाद की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, दौलताबाद नगर की स्थापना किए थे, जो कि कब बताया जाता है? भिल्लम जी का समय का तो 1187 से लेके 1191 की बात होता है, उस समय ही हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, उनका शासन था तो उन्होंने ही किया था।
आगे बात करते हैं, दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। देवगिरी का नाम सुने हैं, उसी को दौलताबाद भी कहा जाता है, जो कि आज औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। दौलताबाद नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था। सोचिए, मतलब कहने का मतलब इससे पहले देवगिरी नाम था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद नाम दे दिया। याद रखिए, आज औरंगाबाद पड़ गया। क्लियर हो गए।